सिकोहाबाद एफएस यूनिवर्सिटी में 10 और 11 अक्टूबर को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का विषय था स्थायित्व और हरित प्रौद्योगिकी। इस सम्मेलन में देश विदेश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया और स्थायित्व और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास और चुनौतियों पर चर्चा की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल से आई नीति आयोग की सदस्य डॉक्टर रीना यादव ने अपने विचार साझा किए और नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की। मैं यहाँ पर 3 फैमिली यानी R फैमिली की मैं बात यहाँ पर रखूंगी। रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल, ये 3R फैमिली हम लोग को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल पहले ज़माने में क्या था, लोग सूती का कपड़ा ज़्यादा पहनते थे, उसको बड़ा रीयूज किया जाता था। उसको पोछा में, उसको जो मकान बनता है उसमें, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। जो कॉटन की साड़ियाँ होती थी माओ की, उसका लाइन से मतलब लास्ट में ये हालत हो जाता था कि अगर वो फट के जर्जर हो जाती थी तो उसको भी लंबा लंबा फाड़ करके वो लोग रस्सी या डोरी बना लेती थी। उतना ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन आजकल क्या है, सिंथेटिक और कैसे कैसे कपड़े आ गए हैं और एक बच्चों के पास मेरे ख्याल से इतना हो गया कि अलमारी में रखने की जगह नहीं होती है। वो सब आप लोगों को, जेनजीज को ये चीज़ पे सोचना पड़ा, इस चीज़ पे काम करना पड़ा। हम लोगों का बचपना था, हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों के पास 1 दर्जन कपड़ों से ज़्यादा रहा हो। तंजानिया के रहने वाले अली ओमर हाजी शिक्षक, जोंजीबार मुस्लिम कॉलेज जोंजीबार और बराका ऑर्डिनेशन शिक्षक, कॉलेज ऑफ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और अपने अनुभव को साझा किया। My name is Ali Omar Haj from the United Republic of Tanzania. Tanzania is two countries between Tanganyika and Zanzibar. This country has been joined together since 1964 by the late Julius Kambarage Nyerere, who was the first president of Tanzania, and also Sheikh Abeid Amani Karume from Zanzibar, who was the first president of Zanzibar. I'm here FS University for studying, and I observed that the environment here at FS University is very conducive, very nice one, and even management, they give us very good cooperative, and also they insist us on learning only. So I have observed that also FS University, we live here as a coexistence life. This is a very from United Republic of Tanzania. So I'm very grateful to be here at FS University, a very good university with good environment for us to study. So I encourage other students from different parts of the world to be here at FS University. Yeah. My name is Baraka Mgongolwa. इस सम्मेलन में देश के विभिन्न संस्थानों से आए हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर स्मिता शर्मा, डॉक्टर सुमन अवधेश यादव, डॉक्टर रविकांत यादव ने पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, उसके पहलुओं पर चर्चा की। देखिए, जो आज की जो कार्यशाला है वो ग्रीन इनिशिएटिव और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आयोजित की गई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आज आने का मौका मिला। मैं गणेश कंडवाल, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड से हूँ। और इस तरह की कार्यशालाओं से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे हैं आज के यूथ, उनको इस चीज़ से जोड़ना कि साइंस और कम्युनिटी दोनों का आपस में समन्वय से कैसे हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, और ये आज की आवश्यकता भी है। और अगर हम फूड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें ईट हेल्दी, ईट सेफ और ईट सस्टेनेबल की बात की जाती है, तो सस्टेनेबिलिटी वो हर टर्म्स में इम्पॉर्टेंट है। कि अगर हम फूड की बात करें तो फूड में जो है सस्टेनेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हम सीजन आधारित जितने भी फल सब्जियां हैं उनका उपभोग करें और अपनी प्रकृति को, अपने आसपास के वातावरण को बचाएं। और इसके अलावा जो है, जो उसके किसी भी कार्यक्रम से जो एक आउटकम के रूप में जो वेस्टेज निकलता है, चाहे हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, चाहे हम यूज़ कुकिंग ऑयल की बात करें, या हम बात करें कि जो बार बार तेल जो इस्तेमाल में लाया जाता है खाना पकाने के लिए, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करें उसके यूजेस को, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है धरती में जा रही हैं। और जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जो है प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक के रूप में जो है जो पड़ा रहता है प्रकृति में। और आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि अगर हम माइक्रो प्लास्टिक अगर हमारे खाने का हिस्सा बनता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो अल्टीमेटली उद्देश्य एक ही है कि हम अपनी प्रकृति को, अपने जो है धरोहर को
उसको बचा के रखें और आज के यूथ को कैसे हम जो है जो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है विजडम का उससे कनेक्ट करें। एफएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और स्थायित्व और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर अपने विचार रखे। आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है एफएस यूनिवर्सिटी में और यहाँ के छात्र और सारे हमारे टीचर्स बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। उसमें हमारे सम्मानित मेहमान बहुत दूर दूर से आए, तंजानिया से भी आए हैं, हमारे यूके से भी हैं, लखनऊ से हैं, चेन्नई से हैं, नेपाल से हैं। तो हमारे सम्मानित लोगों के विद्वान लोगों का हम लोगों को यहाँ सुनने को मिल रहा है। हमारे छात्र, नौजवान, सारे छात्र इनके सबके विचार सुनने ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, नेचर के ऊपर, नेचर हमें क्या क्या देता है और नेचर ने जो दिया है हमें कैसे उसका उपयोग सही करें, दुरुपयोग भी ना हो और उसको हम कैसे आगे के लिए बचाएं। ग्लोबल में छेड़छाड़ हो रही है, उसको हम कैसे बचाएं, आगे पीढ़ी को कैसे हम लोग आगे दिशा एक दें, उसके लिए ये सेमिनार है। इसमें सब लोग विद्वान लोग आए हैं और ये सबके विचार हम लोग सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी सब भाई और बहनों विद्वान लोग आए हैं, इनके विचार थोड़े थोड़े से आप लोग जान लेंगे तो पब्लिक तक पहुंचेगा, समाज तक पहुंचेगा, स्टूडेंट तक पहुंचेगा, हम सबको लाभ सुनने का मौका मिलेगा। एफएस यूनिवर्सिटी परिवार आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता है। Where I represent Brajeshwari University, which we have started in Radhakund, and basically our mission is to make children learn about the science of science of souls, and we are here to talk about the green technology and present Braj University. जी, पहले तो सबको हरे कृष्णा। और आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हम एफएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद आए हैं और हम ब्रजेश्वरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आज एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विश्व भर से काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व है और यहाँ पर आज हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी और विशेष तौर से ब्रजेश्वरी यूनिवर्सिटी की तरफ से हम अपने सनातन धर्म, भगवत गीता, उपनिषद में क्या वर्णन है, किस तरह से हम प्रकृति का दोहन, उस पर अत्याचार जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं, इस पर हमारा विशेष टॉपिक था और हमने इसी पर जोर देकर लोगों को ये बात पहुंचाने का प्रयास किया। और हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं चांसलर सर का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। It's very nice. I'm very honored to be here. And my name is Prema Bhakti Devidasi, and I've been with the movement over 45 years, and I'm presenting with this group with the Brajeshwari University. हम यहाँ पे आए थे कि जाने समझें और जो हम लोग ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया कि हम कैसे अपने पृथ्वी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने समाज को बचा सकते हैं। और हमारी क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एक मनुष्य का, एक आत्मा का परिचय परमात्मा से कराने में विश्वास रखती है, तो परमात्मा की दी हुई इस प्रकृति को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इस पे हम लोग ने अपने पेपर्स रखे थे। हरे कृष्णा। नेपाल के आपने सुना होगा मध्य प्रदेश नाम से जो प्रोविंस है, वहाँ पर मैं नीति तथा योजना आयोग में मैं वहाँ पर मेंबर हूँ और हम यहाँ पर इनविटेशन में आए हैं। दिलीप यादव सर जो वाइस चांसलर जी हैं उनके इनविटेशन में यहाँ पर आए और इतना मतलब संपूर्ण कहा जाए प्रकृति का निचोड़ करते हुए जो टॉपिक था आज का, जो कि पहले मतलब पुरातन से लेके अभी तक का जितना भी मतलब प्रकृति के जो भी रूप है सब चीज़ को यहाँ पे सुना, समझा और यहाँ से जो सीख के गए हैं, मुझे लगता है ये टॉपिक को एकदम वर्ल्ड वाइज लेके जाना चाहिए और मैं नेपाल में इस टॉपिक को लेकर मैं और भी कार्यक्रम करवाऊंगी और किस तरह से हम लोग आगे के जो चैलेंजेस हैं उन सब से हम लोग निजात पाएँ मिलकर, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी भारत में आके और इतना बड़ा फील्ड और इतनी सारी बातें मतलब एक मतलब कहा जाए संपूर्ण ज्ञानियों का जो एक ज्ञान मुझे एक ही बार में एक लोटा में मिल गया, ये मेरा सौभाग्य की बात है और उसे मैं अपने नेपाल में ले जाके अपने प्रोविंस मध्य प्रदेश में उसे लागू करवाने और उसे इस बार के आयोग में जो नीति आयोग में जो बनेगा हमारा, उसमें मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और टेस्ट करने वाले को मैंने नहीं बताया ये कौन सा पानी है। जब टेस्ट करने के बाद उन्हें रिजल्ट दिया तो यहाँ से सबसे बोरिंग का जो पानी निकला
उन्होंने कहा एल्कलाइन वाटर है, यहाँ आरओ के पानी से भी अच्छा पानी है। ये कुदरत और नेचर की देन है। जब सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है 4 बजे 5 बजे, उस समय कैसी हवाएं आती हैं, कितना अच्छी ऋतुएं, कितना अच्छा पॉल्यूशन, कितना अच्छा वातावरण रहता है। और पक्षी जब चिल्लाते हैं, चिचियाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे वातावरण में जो भी बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी। हमारे चंदन पांडे साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है फूड डिपार्टमेंट के, फूड और ड्रग डिपार्टमेंट, लेकिन इन्होंने कहा जितने विश्वविद्यालय में पेड़ खड़े हैं, इन पेड़ों पर आप मोटा अनाज पक्षियों के लिए डालो, पानी पीने के लिए यहाँ व्यवस्था करो। ये जितनी नजर ईश्वर की इंसान और मानव पर है, उतनी ही जीव और जंतुओं पशु पक्षियों पर है। उनके अंदर अंश बराबर है आपके अंदर और पशु पक्षी के अंदर। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जो मानव ही एक ऐसा जीव है जो हर क्षेत्र में जानकार और विद्वान और बुद्धिमान है। तो हमारी जिम्मेदारी है, जिनकी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए खाने पीने की हम लोग व्यवस्था कर सकें। तो आपके कहने के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था की, उससे हम लोगों को बड़ी संतुष्टि मिली। तो आपका कहना, आपने जब होली के अवसर पर राधा कुंज वृंदावन से यहाँ हमारे फॉरेन के लोग जो भगवान कृष्ण और राधा जी की सेवा में रहते हैं, उनकी साधना करते हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया। कितना अच्छा वातावरण उस समय इसी मंच पर था। लोगों ने बहुत अच्छा राधे राधे कृष्णा कृष्णा जैसे आज भी शुरू किया। हमारे सामने बहन जी बैठी हैं और हमारे सामने विद्वान वृंदावन के बैठे हैं। उस समय इन्होंने भक्ति में माहौल बना दिया। तो ये भी जरूरी है, ये भी नेचर और संस्कृति से जुड़ा है। तो गीता का अध्ययन भी हमें हो और हमारे जीवन में हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है, जो नेचर क्या चाहता है, वो भी हम साथ साथ करते चलें। इससे हमें संस्कार भी डेवलप होंगे और भारतीय संस्कृति भी डेवलप होगी। उसी का जीता जागता उदाहरण आज दीप प्रज्वल हो रहा था, तो हमने विद्वान आचार्य जी श्री अशोक तिवारी जी बुलाए संस्कृत पाठशाला से। उन्होंने संस्कृत का उच्चारण करके यहाँ शुरुआत इस आज की सेमिनार की करी। तो हम ये चाहते हैं हर घर में, हर परिवार में इस तरह के विचार हम रखें, जो नेचर का सम्मान करें, अपने घर वालों का सम्मान करें, तो ज़रूर ईश्वर और अदृश्य शक्तियाँ हैं वो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। हम जब स्टूडेंट थे तो आर.सी. तिवारी जी प्रोफेसर थे, अब दुनिया में नहीं रहे। उनका कहना था ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रही है तो हम लोग समझते नहीं है कितनी कीमत है इसकी। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तब सिलेंडर के लिए मंगाने के लिए सिफारिश लगती थी, हमारे परिवार के लोग एडमिट हो जाते थे। ये था किसी तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तब उसकी कीमत मालूम पड़ी। और उनका कहना था कि कितनी पैसे दे दे के ऑक्सीजन ला रहे थे, जो नेचर ने हमें खुली दी है, जितनी चाहो उतनी लो, बीमारी अपनी दूर करो, इसीलिए इसका सम्मान करो। अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं है जो आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। हम नेचर की दी हुई चीज़ों का सारियों को सम्मान करें और प्रकृति ने जितने जीव जंतु पशु पक्षी बनाए हैं उनका भी हम उसी तरह से सम्मान करें जैसे अपने परिवार के लोगों का सम्मान करते हैं। तो उसमें हम लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी और अदृश्य शक्तियाँ हैं वो भी इस बात से खुश होंगी कि आप नेचर का सम्मान कर रहे हैं, प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। और प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो जितने 2025 में प्रलय आई हैं वो भी आपके सामने है। हमारे उत्तराखंड से बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और उनके विचार गणेश कंडवाल साहब के हम लोगों ने सुने। ये बड़े अधिकारी हैं फूड और ड्रग डिपार्टमेंट के। इनके यहाँ कितनी त्रासी आई, वैष्णो देवी में लोग गए, वहाँ कितने पहाड़ खिसके। तो ये सब जब कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, ग्लोबल से हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो ये हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका सम्मान भी करें और इसके जो सम्मान करते हुए जो ये प्रकृति चाहती है उस हिसाब से चलें। तो मुझे लगता है हमारी सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य है वो भी एक हमारा पूरा होगा। आप सब लोग आए, हम लोगों को स्वागत सम्मान करने का मौका मिला और ये हम चाहते हैं यहाँ से जो भी आप सुन के जाएँ
उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें और अच्छे विचार लगें, उसको आगे बढ़ाएं। एफएस यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से उद्देश्य है पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ें भी आपके अंदर हम लोग जागरूकता से पूरी तरह से पहुंचाने का काम करें। और विद्वान लोगों का ये भी कहना है किसी भी इंस्टीट्यूशन में 60% शिक्षा किताबों से हमें मिलती है, टीचर से मिलती है, बाकी 40% की जो शिक्षा है वो हमें कल्चरल एक्टिविटीज़, सेमिनार एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अन्य एक्टिविटीज़ से मिलती है। तो वो भी हम अपने जीवन में इन चीज़ों को भी पूरी तरह से धारण करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि ये भी शिक्षा इस तरह की है, कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार हम कैसे पैदा करें, कैसे अपने अंदर लाएं। ये किसी किताब में हमें कॉलेज और विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये सब समाज से मिलता है। समाज का मतलब ऐसे आयोजनों से मिलता है। ऐसे आयोजन में पूरी सी रुचि लें और रुचि लेकर के अपनी पूरी तरह से जीवन सार्थक बनाएं। अंत में आए हुए गेस्ट का, आगंतुकों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। इसी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ हम लोगों को कुछ सिखा के जाएंगे और आगे भी जब हम आपसे निवेदन करेंगे फिर आपकी हम उपस्थिति चाहेंगे, जिससे हमारे एफएस यूनिवर्सिटी परिवार में हर छात्र की पूरी तरह से हम सर्वांगीण विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये आयोजन करें। और बच्चे जो यहाँ पढ़ के जाएँ अपने माँ बाप का भी सम्मान करें और अपने समाज में भी अपना स्थान पाएं, अपने शहर में नाम रोशन करें, अपने गांव में नाम रोशन करें। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी सोच है, यही हम ईश्वर से, ऊपर वाले से दुआएं करते हैं कि यहाँ का हर छात्र पढ़ा हुआ अपनी पूरी तरह से जीवन सार्थक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।